सभी को नमस्कार। समय की क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी लखनऊ द्वारा आयोजित हो रहे इस लेक्चर सीरीज में जुड़ रहे आप सभी विशेष शिक्षकों का, पुनर्वास व्यवसायिकों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। प्यारे साथियों, यह लेक्चर सीरीज आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ हम सभी के ध्यानाकर्षण तथा हम सभी की वैशिष्टतम विशेषज्ञता को धारित करने हेतु इंगित करेगी। आज सीआरसी लखनऊ आपके बीच में एक ऐसे विषय को लेके आया है जो विषय विशेष आवश्यकता वाले मेरे प्यारे बेटे और बेटियों की एक बहुत बड़ी आबादी को लाभान्वित करने तथा साथ ही साथ उनके तकनीकी आधारित सशक्तिकरण को समुचित स्वरूप प्रदान करने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। प्यारे विजुअल इंपेयरमेंट छात्र छात्राओं के लिए, प्यारे दृष्टिबाधित बेटे और बेटियों के लिए, जनों के लिए, भाइयों के लिए कैसे एक्सेसिबल रीडिंग एंड राइटिंग को बनाया जाए, तकनीकी का प्रयोग करते हुए तकनीकी के माध्यमों से कैसे लेखन और पठन को उन्नत किया जाए, कैसे तकनीकी आधारित क्रियाओं की श्रेष्ठताओं को उनमें आलंकित करते हुए देश के उच्चस्थ पदों पर प्यारे विद्यार्थियों को स्थापित किया जाए और आज की अत्याधुनिक दौड़ में कैसे अपने प्यारे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए समाज के लिए एक आदर्श पुरुष के रूप में, एक आदर्शवान व्यक्तित्व के रूप में कैसे उन्हें स्थापित किया जाए, इन सभी पक्षों की परिकल्पनाओं को श्रेष्ठता युक्त स्थापित करने के लिए आज का यह विषय एक्सेसिबल रीडिंग एंड राइटिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्टूडेंट विद विजुअल इंपेयरमेंट अत्यंत महत्वपूर्ण विषय। आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी विशेषज्ञता देने हेतु हमसे जुड़ चुके हैं श्री मंतोष कुमार जी, पीएचडी स्कॉलर, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ। मैं संपूर्ण सियासी परिवार की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ, श्री जी शंकर गणेश सर, लेक्चरर पीटी सीआरसी लखनऊ, श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सीआरसी लखनऊ, आदरणीय सविता शुक्ला मैम, लेक्चरर सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम में हमें अपना मानसिक आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं हमारे पैट्रॉन्स आदरणीय मीना कुमारी शर्मा मैम, निदेशिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली, एवं निरंतर कार्यक्रमों को विधिवत भाव में संचालित करने और विधि पूर्वक पूर्ण करने की तरफ हमें निरंतर अपना निर्देशन प्रदान कर रहे हैं आदरणीय श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ। कार्यक्रम अपनी सुचारू रूप से व्यवस्थित स्वरूप में अग्रसित हो, इसे हेतु सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम के प्रथम पंक्ति में आशीर्वचन हेतु सादर आमंत्रित करूंगा कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ को कि सर आप आए और कार्यक्रम के प्रथम पंक्ति में उद्घाटन सत्र में अपने आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय राजीव रंजन सर। थैंक यू नागेश जी, सबको नमस्कार। मंतोष जी को भी गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे इस ऑनलाइन वेबिनार में जुड़े हैं, जो कि आज का जो टॉपिक है वो एक्सेसिबल रीडिंग एंड राइटिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट। जैसा कि नागेश जी बता रहे थे कि ये जो टॉपिक है आज का हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट, जैसा कि सबको जानते हैं, इसमें हमारे स्टूडेंट भी जुड़े हैं, प्रोफेशनल जुड़े हैं या पेरेंट्स जुड़े हैं। तो मेरा मानना है कि जब हम विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करते हैं और बाकी इम्पेयरमेंट की बात करते हैं तो मेरे लिए ये बहुत चैलेंजिंग होता है। क्यों चैलेंजिंग होता है? जैसे मेरा मानना, पर्सनली मानना है कि ये क्योंकि कहीं ना कहीं हम मोडालिटी सेंसरीज इसका यूज करते हैं, सुनना, देखना, टच करना और हर एक जो भी है। बट
जब हम विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करते हैं तो वहां पे हमारा एक सबसे बड़ा जो विजुअल फीडबैक सिस्टम होता है, विजुअल जो सेंसरी विजुअल सेंसेस होते हैं वही नहीं होते हैं। और जितना भी आप देखेंगे कि हर एक चीज सीखने के लिए हम कितना महत्वपूर्ण योगदान लेते हैं विजुअल का, आंखों का, देखने का। कुछ भी होता है तो हम लोग बोलते हैं बाकी बच्चों को या बड़ों को, अरे थोड़ा सा देखो, बड़ा पिक्चर करो, बड़ा लाइट जलाओ। बट इसमें जो कि 100% मान लो विजन लॉस है या जो है, उनको सीखना, सिखाना, डेवलप लैंग्वेज डेवलप कराना, एंड देन उसके बाद क्या होता है कि उसमें हम बात करते हैं रीडिंग एंड राइटिंग की, तो भाई दैट इज विल बी द मोर कॉम्प्लेक्स एंड इट विल नॉट बी इजी टास्क। तो इसी को सीखने समझने के लिए हमारे बीच में श्री मंतोष कुमार जी हैं, जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं DSMNRU लखनऊ में, और इनका सहयोग हमारे बच्चों को, हमारे CRC को समय समय पर मिलता रहता है, इनका एक्सपर्टाइज मिलता रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो वेबिनार है, जो खास करके विजुअल इम्पेयरमेंट के ऊपर है, रीडिंग एंड राइटिंग के लिए, बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। और एक चीज और बोलना चाहूंगा जो मैं हमेशा बोलता हूं, कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं आज या जुड़ेंगे, वो ये इंफॉर्मेशन अपने तक सीमित ना रखिए। इनको आप जो भी सीखते हो, जो भी सीखते हो, जिसको ये जरूरत है, आप किन्हीं पेरेंट्स से मिलते हो, किन्हीं एक्सपर्ट से मिलते हो, तो एक बार आप ये सारे चीजें जरूर बता दें। कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिल जाती है ये रिसोर्सेज की, ये रेफरल की। ठीक है, तो मैं इसी के साथ अगेन, जैसा कि आज हमें मौका मिला है, हमारे डायरेक्टर साहब थोड़े मीटिंग में बिजी हैं, तो उनके तरफ से भी हम आप सभी लोगों का, श्री रमेश पांडे जी के तरफ से भी सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूंगा। अपनी निर्देशिका मैडम PDNIPPD न्यू दिल्ली के तरफ से भी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करूंगा। और हमारे जितने CRC के ऑफिशियल्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, सभी के तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इस ऑनलाइन वेबिनार में। एंड मंतोष जी, वंस अगेन आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर कॉल फॉर दिस टॉपिक। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप जो बताएंगे, आप जो सिखाएंगे, आपका अपना अनुभव भी रहेगा उसमें, वो बहुत बड़ा योगदान है। एक ऐसे बोलना पावर पॉइंट देख के या मतलब जो है, और आपका ये इसमें आपका अनुभव रहेगा कि आप कैसे अप टू PhD तक ये चीजों को आपने कैसे डेवलप किया है और कितना चैलेंजिंग फेस किया है। तो आई थिंक दैट विल बी a very good program for our all the participants. So thank you all. Thank you Nagesh ji. Thank you and welcome Mantosh ji. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी आशीर्वचन निरंतर हमारे निर्देशन और प्रेरणा का बिंदु है। अब हम आज के विषय के अनुरूप अपने आज के वक्ता, और जैसा आदरणीय राजीव सर ने बताया कि केवल और केवल पुस्तकीय ज्ञानों को लेकर के हमारे बीच में अपनी विशेषज्ञता रखने हेतु नहीं, अपितु अनुभवों से युक्त होकर के और स्वयं उन सभी प्रकार के अनुभवों को अंगीकार करके आज हमारे बीच में आदरणीय मंतोष सर, PhD स्कॉलर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ। एक लाइन में सर के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा। इसमें कई प्रशिक्षु जुड़े हैं, कई अभिभावक जुड़े हैं, कई और पुनर्वास व्यवसायिक जुड़े हैं। प्यारे भाई, मंतोष जी केवल और केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से दृष्टि दिव्यांग जनों के लिए या दिव्यांग जनों के लिए सेवाओं को प्रदान करने और संघर्ष की घटनाओं को अभिप्रेरित करने, जुड़ने के लिए नहीं जाने जाते, अपितु संपूर्ण मनोयोग से दृष्टि दिव्यांगजनों एवं दिव्यांगजनों की सहजता, सुरक्षा, संवर्धता तथा साथ ही साथ शैक्षणिक दृष्टिकोणों की उन्नता को स्थापित करने के लिए 24/7 यथार्थ में सेवाओं को प्रदान करने और जीवंत भाव से उन सेवाओं से अंगीकृत होकर के निरंतर प्रतिबद्ध रूप में कार्य करने के लिए आप जाने जाते हैं। तो ऐसे अनुभवातीत प्यारे भाई को अपने बीच पाकर हम सभी आह्लादित हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं, मंतोष सर आप आए
और आज के विषय पर अपनी विशेषज्ञता हम सभी के बीच में रखें। श्री मंतोष कुमार जी, धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है सर? स्पष्ट है सर, जी, सबसे पहले तो मैं सीआरसी लखनऊ के निदेशक महोदय आदरणीय रमेश पांडे सर, राजीव रंजन सर, विकास मिश्रा सर, नागेश सर व सभी सीआरसी परिवार के जो भी अधिकारीगण व शिक्षकगण हैं, सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर, और अगर मैं कहूं कि मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा विषय पर मुझे अपनी बात रखने का आप लोगों ने अवसर दिया है, इसके लिए मैं पूरे सीआरसी परिवार का आभारी हूं। जहां तक विषय की बात है तो आज का विषय है रीडिंग एंड राइटिंग टेक्नोलॉजी, एक्सेसिबल रीडिंग एंड राइटिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट। विषय बहुत ही व्यापक है और इस विषय को समझने के लिए थोड़ा सा हमें गहराई तक जाने की आवश्यकता है। एक्सेसिबल रीडिंग एंड राइटिंग टेक्नोलॉजी मतलब कि जो भी रीडिंग एंड राइटिंग संबंधी यानी लिखने और पढ़ने से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, उसको एक दृष्टिबाधित व्यक्ति, एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी कैसे आत्मनिर्भरता के साथ कर सकेगा, यही रीडिंग एंड राइटिंग एक्सेसिबिलिटी का विषय होना चाहिए। और अगर हम आत्मनिर्भरता के साथ एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी के पढ़ने और लिखने की बात करें तो फिर इसमें कई बिंदुओं पर विचार करना बहुत आवश्यक हो जाता है। आत्मनिर्भरता के साथ एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी ब्रेल फॉर्मेट में पढ़ सकता है, ध्वन्यांकित फॉर्मेट को पढ़ सकता है, ई टेक्स्ट फॉर्मेट को पढ़ सकता है और जो भी टैक्टाइल जो भी संकेत होते हैं उसका अध्ययन कर सकता है। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया हुई, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी को जोड़ना है। टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए, चाहे वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, आज के समय में ऑनलाइन एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो रही है। और आज कोविड के आगमन के पश्चात गूगल मीट, जूम आदि प्लेटफॉर्म पर बहुत महत्वपूर्ण कक्षाएं आयोजित होती है। उसे हमारा दृष्टिबाधित साथी कैसे एक्सेस करेगा आत्मनिर्भरता के साथ बिना किसी दूसरे का सहयोग लिए, इस पर भी हमें विचार करना होगा। सबसे पहले मैं रीडिंग टेक्नोलॉजी की बात करूंगा। एक सामान्य, जब हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो सामान्य शिक्षा व्यवस्था में हमारा जो दृष्टिवान विद्यार्थी है उसके लिए हजारों पुस्तकें पुस्तकालय में रखी होती हैं और हमारा दृष्टिवान विद्यार्थी पुस्तकालय में जाकर के और जहां अलग अलग रेक्स में पुस्तकें सजी होती है वहां पर उनका नाम स्टिकर लगा होता है, उसको पढ़ता है और अपनी आवश्यकता की पुस्तक निकाल करके आराम से साइड में टेबल पर बैठ करके पढ़ लेता है। क्या ये अधिकार हमारे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए। और आज के समय में बहुत सीमित रूप से हमारे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ये अधिकार मिल पा रहा है, रीडिंग एक्सेसिबिलिटी की सुविधा मिल पा रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जागरूकता की कमी। लोग जागरूक नहीं है, लोग जो एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी आज के समय में हमारे सामने उपलब्ध है उसके विषय में उन तक सही जानकारी पहुंच नहीं पाई है। यही कारण है कि हमारे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों तक हम सही समय पर सही जानकारी नहीं पहुंचा पाते, उनको टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ पाते, उनको जो आधुनिक उपकरण है उनसे नहीं जोड़ पाते और हमारे विद्यार्थी सिर्फ सुनकर पढ़ने पर या फिर ब्रेल में नोट करके पढ़ने पर ये निर्भर रह जाते हैं या फिर अपने ध्वनियांकित उपकरण के माध्यम से कक्षा के व्याख्यान को रिकॉर्ड कर लिया, उसको सुन करके पढ़े, यहीं तक सीमित रहते हैं। और हमारे दृष्टिवान विद्यार्थी अनेकों पुस्तकों को लाइब्रेरी में पढ़ करके और अपना ज्ञान अर्जन करते हैं और हमारा दृष्टिबाधित विद्यार्थी
एक सीमित संसाधन का उपयोग करते हुए अपना शैक्षिक जो है गतिविधियों को संचालित करता है। तो यहाँ पर फिर समानता की बात नहीं रह जाती है। जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा का सीधे अर्थों में हम बात करें तो यही मतलब होना चाहिए कि एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा कक्ष में समान अवसर प्राप्त करके एक समान सुविधा के साथ हमारे हर विद्यार्थी को, हर विशेष व सामान्य स्तर के विद्यार्थी को उनको शिक्षा का अवसर मिले, उनको शैक्षिक संसाधन मिले, उनको हर गतिविधियों में शामिल होने का अवसर मिले। तो यहाँ पर हमारे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को रीडिंग और राइटिंग के लिए एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कराया जाए, कौन कौन सी एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी है, कैसे दृष्टिबाधित व्यक्ति यूज कर सकता है, कहाँ यूज कर सकता है, इन विषयों पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। जब हम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ा करते थे तो हम ब्रेल स्लेट के माध्यम से ब्रेल में नोट्स तैयार करके और अपने लिए आगे का पढ़ने के लिए मटेरियल तैयार करते थे। धीरे धीरे जब कक्षा उच्च स्तर की जब पढ़ाई में आए, कक्षाएं बढ़ी, तकनीकी से और अन्य उपकरणों से संपर्क बढ़ा, तो फिर हमारे पास एक परकिंस ब्रेलर आया। और मुझे याद है जब मैं NIPVD देहरादून में B.Ed व M.Ed का विद्यार्थी हुआ करता था तो उस समय हम लोगों को ब्रेलर मिला था और लगभग 6 किलो का ब्रेलर, 6 किलो वजन का ब्रेलर हम अपने छात्रावास से और अपने जो कक्षा कक्ष है वहां तक ले जाते थे उठा करके और उसमें अपना नोट्स तैयार करते थे। उससे बहुत सारी समस्याएं थी। उसमें ब्रेलर में जब हम टाइप करते थे जिस प्रकार से टाइपराइटर में खट 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 की आवाज आती है, उसी प्रकार से उसमें भी आवाज आती थी। और जो हमारे दृष्टिवान सहपाठी थे निश्चित तौर पर उन्हें व्यवधान होता होगा। और इसके साथ ही हमारे लिए भी ये सबसे बड़ी चुनौती का विषय ये रहा कि 6 kg का वजन वाला एक ब्रेलर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति लेकर के जा रहा है, एक हाथ में स्टिक और दूसरे हाथ में ब्रेलर। अगर कहीं बैलेंस बिगड़ा तो हो सकता है वो पैर पर भी गिर जाए, और पैर पर गिर जाए तो फिर शारीरिक क्षति पहुंचने की संभावना भी होती है। तो ऐसी स्थिति को, इन विषयों को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए, टेक्नोलॉजी को और अधिक सुगम बनाते हुए हमारे जो वैज्ञानिक गण हैं उन्होंने अनेकों उपकरणों का आविष्कार किया। हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड फील्ड के जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने तमाम रिसर्चों को ध्यान में देते हुए, रिसर्च को का अध्ययन करते हुए उन्होंने बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप किए। सबसे पहले मैं बात यहाँ डेजी प्लेयर की करूंगा। डेजी प्लेयर एक ऐसा उपकरण है, एक छोटा मोबाइल के आकार का उपकरण है जो जिसमें कि हमारे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए हजारों हजार पुस्तकें एक छोटे से मोबाइल जैसे उपकरण में आप उसको रख करके ध्वन्यांकित स्वरूप में या फिर ई टेक्स्ट स्वरूप में आप रख सकते हैं और उसको जेब में लेकर के घूम सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक लाइब्रेरी में, एक बड़े से लाइब्रेरी में जहां हजारों की संख्या में पुस्तकें रखी हैं, वहीं पर एक्सेसिबल फॉर्मेट में ध्वन्यांकित व ई टेक्स्ट प्रारूप में हमारे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ध्वन्यांकित व ई टेक्स्ट की पुस्तकें प्राप्त होती है। हमारा दृष्टिबाधित विद्यार्थी उन पुस्तकों को प्राप्त करके पढ़ सकता है और अपना ज्ञानार्जन कर सकता है और दृष्टिवान विद्यार्थियों के समकक्ष अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि भाई डेजी प्लेयर तो चलो इस मोबाइल के साइज का होता है, डेजी प्लेयर तो खरीद लिए, या एडिप स्कीम के तहत निःशुल्क डेजी प्लेयर प्रदान करने की व्यवस्था है। हमारे विद्यार्थियों को जो भारत सरकार के एडिप स्कीम के अहर्ता को पूर्ण करते हैं उन्हें निःशुल्क डेजी प्लेयर प्रदान किया जाता है। तो डेजी प्लेयर भी मिल गया। अब उसमें पुस्तकें कहाँ से प्राप्त होंगी, इसके लिए भी व्यवस्था हो चुकी है। सुगम्य पुस्तकालय और बुक शेयर जैसे प्लेटफॉर्म हमारे सामने उपलब्ध हैं और उस पर
अपना पंजीकरण करा करके, अपना रजिस्ट्रेशन करा करके एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी, एक दृष्टिबाधित व्यक्ति लाखों की संख्या में एक्सेसिबल फॉर्मेट में पुस्तकों को प्राप्त कर सकता है। अब एक्सेसिबल फॉर्मेट कैसे कैसे फॉर्मेट हो सकते हैं? एक्सेसिबल फॉर्मेट में ध्वन्यांकित फॉर्मेट, ई टेक्स्ट फॉर्मेट या फिर BRF फॉर्मेट यानी ब्रेल माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तीनों ही माध्यमों की पुस्तकें आज हमारे पास उपलब्ध है, ऑनलाइन लाइब्रेरी के माध्यम से उपलब्ध है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें सही समय पर सही जानकारी मिले, हम अपने दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सही समय पर सही जानकारी दें। मुझे वो भी दिन याद आता है जब हम लोग B.Ed M.Ed की पढ़ाई करते थे, तो उस समय हमारे पास एक्सेसिबल फॉर्मेट की पुस्तकें बहुत कम हुआ करती थी, ना के बराबर हुआ करती थी। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस समय जब पुस्तकें बहुत कम मात्रा में बहुत एक्सेसिबल पुस्तकें हुआ करती थी और हम फिर अपने दृष्टिवान सहपाठियों पर निर्भर रहते थे कि वो लाइब्रेरी में जब पुस्तक पढ़ने जाएगा तो हम भी उसके पीछे पीछे जाएंगे और वो पढ़ेगा तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये स्थिति थी, हमारे पास रिकॉर्डर हुआ करता था, हम रिकॉर्ड करके पढ़ते थे। लेकिन आज के समय में हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध है, सुगम्य पुस्तकालय और बुक शेयर जैसे ऑनलाइन लाइब्रेरी की सुविधा प्राप्त करके आज हमारे दृष्टिबाधित विद्यार्थी हजारों हजार लाखों पुस्तकों को सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि हम नाम सुन लिए कि बुक शेयर एक लाइब्रेरी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी है, सुगम्य पुस्तकालय एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है जहाँ लाखों की संख्या में विभिन्न विषयों की पुस्तकें उपलब्ध है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तक पहुंच कैसे सुनिश्चित होगी? महत्वपूर्ण विषय ये है। आज भी हम क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ और मेरी रिसर्च का विषय ही यही है, तो मैं एक रिसर्च पेपर के लिए डेटा कलेक्शन कर रहा था। तो मैंने डेटा कलेक्शन के दौरान ये पाया कि हमारे बहुत सारे ऐसे दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं जो उच्च शिक्षा से संबंध रखते हैं और उन्हें ये जानकारी नहीं है कि वो सुगम्य पुस्तकालय या बुक शेयर में अपने आप को कैसे पंजीकृत करेंगे और कैसे वहां से आत्मनिर्भरता के साथ पुस्तकें डाउनलोड करके और पढ़ सकेंगे। हमने पूछा कुछ विद्यार्थियों से कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में अध्ययन सामग्री उपलब्ध है, तो उन्होंने इसमें असहमति जताई कि नहीं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं है। हमने कहा क्यों उपलब्ध नहीं है, आपने कभी प्रयास किया? नहीं, तो पुस्तकें तो मिलती नहीं है। हमने उनको बताया बुक शेयर के विषय में और सुगम पुस्तकालय के विषय में, और उनको बोला कि बताइए, अपने आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी थे कुछ, हमने कहा बताइए कौन सी पुस्तक चाहिए। तो मैं अपना यूजर ID पासवर्ड डाल करके सुगम पुस्तकालय लॉगिन किया और उनको कई पुस्तकें दिखाया कि देखो ये पुस्तकें आपके काम की है, अगर आप इसको डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो आप जो है बहुत आसानी से आपको अध्ययन सामग्री प्राप्त होगी और आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि आपके पास पढ़ने के लिए अध्ययन सामग्री नहीं है और आप अपने कक्षा कक्ष में अन्य दृष्टिवान सहपाठियों के समकक्ष स्वयं को नहीं पाते हैं, यह आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जितने भी हमारे श्रोतागण जुड़े हैं उनसे मैं बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि आप जो भी माध्यम मैं बता रहा हूँ आप इसको नोट डाउन करके अवश्य रखें और उसको जहां तक भी संभव हो सके आप दृष्टिबाधित विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें। अगर पहुंचाने में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो कहीं भी कभी भी आप हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं। आदरणीय नागेश सर से संपर्क कर सकते हैं, आदरणीय विकास सर से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं और हम आपको जो सुविधाएं हैं उस तक आपकी पहुंच सुनिश्चित कराने में पूरा सहयोग करेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति पहले स्वयं को बुक शेयर व सुगम पुस्तकालय पर पंजीकृत करे। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंट डिसेबल जनों के लिए ये पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है और जो कुछ संस्थाओं के लिए जो दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में या प्रिंट डिसेबल जो हमारे विद्यार्थीगण हैं उनके क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था है, उन संस्थाओं को इन पुस्तकालय तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने का अधिकार है। तो यहाँ पर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र और आधार कार्ड प्रस्तुत करके ऑनलाइन पंजीकरण करा करके और अपने आप को पंजीकृत कर सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
उसके बाद कहीं भी कभी भी अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने डेजी प्लेयर के माध्यम से, अपने कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप के माध्यम से पुस्तक डाउनलोड करके और अपने शैक्षिक गतिविधियों को सुगमता पूर्वक आगे बढ़ा सकता है। अब निर्भर करता है कि हमारा विद्यार्थी वो ध्वन्यांकित पुस्तक पढ़ने में ज्यादा रुचि रखता है, वो टेक्स्ट में पुस्तक पढ़ने में ज्यादा रुचि रखता है, या फिर वो ब्रेल में पुस्तक पढ़ने में ज्यादा रुचि रखता है। तो सभी प्रकार की पुस्तकें आपको मिल जाएंगी और किन्हीं कारणवश अगर आप द्वारा चाही गई पुस्तक इन पुस्तकालयों पर उपलब्ध नहीं है तो वहां पर आपके पास ये भी विकल्प होता है कि आप रिक्वेस्ट अपना वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। रिक्वेस्ट डालिए कि हमें इस राइटर की इस विषय की पुस्तक की आवश्यकता है जो कि सुगम पुस्तकालय प्लेटफॉर्म पर या फिर बुकशेयर पुस्तकालय प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, तो प्लीज इसे एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध कराने की कोशिश की जाए। तो निश्चित तौर पर आपके रिक्वेस्ट को जो हमारे एक्सेसिबल बुक्स तैयार करने वाले जो भी लाइब्रेरी, आज अनेकों लाइब्रेरी उपलब्ध है, चाहे वो NIEPVD का लाइब्रेरी हो, चाहे लखनऊ में RSBI की लाइब्रेरी हो, सक्षम की लाइब्रेरी हो, बहुत सैकड़ों की संख्या में ऐसी लाइब्रेरीज हमारे पास हैं जो कि एक्सेसिबल बुक्स तैयार करती है और वो सुगम पुस्तकालय का मेंबर है। बुकशेयर में भी लाखों की संख्या में पुस्तकें उपलब्ध होती है और बुकशेयर में भी रिक्वेस्ट भेजने पर बुकशेयर के जो भी संचालक हैं वो बहुत जल्द, बहुत कम समय में आप द्वारा चाहिए गई पुस्तकों को एक्सेसिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा के देते हैं। हमने कई पुस्तकें जो इन पुस्तकालयों पर उपलब्ध नहीं थी, हमने रिक्वेस्ट करके और निःशुल्क इन पुस्तकों को प्राप्त किया है। हमारे रिक्वेस्ट को सुना गया, पुस्तकें उपलब्ध कराई गई और आज हम बहुत आसानी से, बहुत सहजता के साथ आज अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं और दूसरे को भी जानकारी देने में, दूसरे को भी पढ़ाने में, उनके साथ अध्ययन अध्यापन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सरलता पूर्वक, सुगमता पूर्वक, आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा सभी श्रोता साथियों से कि आप हर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सर्वप्रथम सुगम पुस्तकालय और बुकशेयर जैसे प्लेटफॉर्म से जोड़ें। तो हमारी जो रीडिंग एंड राइटिंग एक्सेसिबिलिटी की बात हम कर रहे हैं, तो हमारी रीडिंग एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी तो तब प्राप्त करेंगे जब हमारे पास अध्ययन सामग्री होगा। जब अध्ययन सामग्री ही नहीं होगा तो फिर एक्सेसिबिलिटी और अनएक्सेसिबिलिटी का विषय ही नहीं होता। तो हमारे पास एक्सेसिबल फॉर्मेट में लाखों की संख्या में पुस्तकें उपलब्ध हैं और हम उसका लाभ उठा सकते हैं। अब पुस्तकें हमारे पास हो गई, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन बात यहाँ आती है अब लिखने की भी। तो जब लिखने की बात आती है तो हम अपने अभिव्यक्ति को, अपने विचार को, अपने मनोभाव को कैसे लिखें कि हमारे पास सुरक्षित रह सके, हमारी गोपनीयता बरकरार रह सके और हम अपने विचारों को उचित प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत कर सके। उदाहरण के तौर पर मैं एक रिसर्चर हूं और रिसर्च के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में गोपनीयता का बहुत महत्व है। मान लिया जाए कि मेरे मन में कोई विचार आया एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी से संबंधित और मेरे बगल में आदरणीय नागेश सर बैठे हैं। हमने कहा, मान्यवर, मेरे मन में एक विचार आया है, मैं इसको एक शोध आलेख के रूप में लिख करके प्रस्तुत करना चाहता हूं, तो मैं भूल जाऊंगा, इसलिए आप मेरे विचार को लिख दीजिए। मैं बोलता हूं, आप लिख दीजिए। नागेश सर बहुत सरल हृदय व्यक्ति, वो इनकार नहीं करेंगे, लिख देंगे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि नागेश सर मेरे से पहले उस विचार को स्वयं यूज ना कर ले। मैं क्षमा चाहूंगा, उदाहरण के तौर पर नागेश सर का उदाहरण दे रहा हूं। कोई भी XYZ कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है, होता है, ऐसा होता है। दृष्टिबाधित के साथ या दृष्टिवान के साथ भी होता है, लेकिन दृष्टिवान व्यक्ति, दृष्टिवान रिसर्चर, दृष्टिवान जो भी प्रोफेशनल्स हैं, वो अपनी गोपनीयता को बनाए रखने के अनेकों उपाय अपनाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे दृष्टिबाधित जो प्रोफेशनल्स होते हैं या दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं, उनके पास गोपनीयता बरकरार रखने के साधन अपेक्षाकृत कम है और जो है भी वहां तक जानकारी के अभाव में हमारे साथी नहीं पहुंच सकते। आज मैं आपको एक उपकरण से परिचय कराना चाहूंगा। इस उपकरण को आप देखेंगे, ये उपकरण आप देख पा रहे होंगे। ये उपकरण ये एक रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले है। रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले, जिसे हम पेपरलेस ब्रेल डिस्प्ले भी कहते हैं, और रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले के अंतर्गत ये ऑर्बिट रीडर 20, इस उपकरण का नाम है ऑर्बिट रीडर 20। ये क्या काम करता है? ये एक छोटा सा उपकरण है, ये हमारे लंच बॉक्स से भी
छोटा उपकरण है और इसका वजन बहुत ज्यादा से ज्यादा 400, 450, 500 ग्राम होगा, उससे ज्यादा इसका वजन नहीं है। लेकिन इस उपकरण की उपयोगिता को, इसकी महत्ता को, इसके दृष्टिबाधित व्यक्ति के जीवन में, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के जीवन में इसके योगदान को अगर आप सुनेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें निश्चित तौर पर जो लोग पहली बार सुनेंगे आश्चर्यचकित जरूर होंगे, लेकिन आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है, ये सच्चाई है। ये एक पेपरलेस ब्रेल डिस्प्ले है। इसमें हमारे पास ब्रेल प्रारूप में पुस्तकों को पढ़ने और ब्रेल प्रारूप में अपने नोट्स तैयार करने का विकल्प मिलता है और बिना किसी आवाज के, बिना किसी शोरगोल के, बिना किसी दूसरे व्यक्ति का सहयोग लिए हम इसमें अपने विचारों को लिख सकते हैं। और इसमें जो हमारे डिजिटल फॉर्मेट की पुस्तकें हैं, जो ई टेक्स्ट की पुस्तकें हैं, उसको हम, ये हमारे पास ये छोटा सा कार्ड, मेमोरी कार्ड है, इसलिए 8 GB का मेमोरी कार्ड है और इसमें हम डिजिटल पुस्तकों को लोड करके इसमें कॉपी करके और पढ़ सकते हैं। समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं। जब मैं कभी बस में और ट्रेन में यात्रा करता हूं तो एक आध PDF पुस्तक जरूर रख लेता हूं और ट्रेन में, बस में पढ़ के अपना टाइम पास करता हूं। इसके बहुत सारे लाभ हैं। एक तो जब हम ट्रेन में या बस में सफर कर रहे होते हैं तो हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं और दूसरा हमारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि हमें ट्रेन में, बस में जो लोग इस उपकरण का उपयोग करते हुए पढ़ते देखें तो वो हमारी व्यस्तता को भी अनुभव करें और हमारे महत्व को भी, हमारे मतलब कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के महत्व को भी, उनके योगदान को भी स्वीकार करें। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई साहब ये क्या है, ये कौन सा उपकरण है, इस पे आप क्या कर रहे हैं? तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि देखिए ये हमारा ये ऑर्बिट रीडर 20 ये रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले है और इसके माध्यम से मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो बोले पुस्तक पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, इतने छोटे इस पे कैसे आप पुस्तक पढ़? तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि देखिए ये आपको देखने में ये डिवाइस छोटा जरूर लग रहा है, लेकिन इस डिवाइस में कम से कम 50 पुस्तकें मैंने PDF फॉर्मेट में रख रखा है और मैं अपने इच्छानुसार, अपने आवश्यकता अनुसार उस पुस्तक को पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद फिर अपने कंप्यूटर सिस्टम से दूसरी पुस्तक लेकर के फिर पढ़ता हूँ। तो बोले अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है। फिर मैं सबको बताता हूँ, जो पूछता है सबको बताता हूँ और मैं अपने दृष्टिबाधित साथियों से भी निवेदन करता हूँ कि अगर आप कहीं भी किसी भी टेक्नोलॉजी के विषय में किसी भी जानकारी, दृष्टिबाधिता से संबंधित किसी भी विषय की आपकी जानकारी है, अगर कोई आपसे पूछता है, पूछने वाला व्यक्ति जानकार नहीं होता, हो सकता है कुछ ऐसे प्रश्न पूछ दे जिससे आप बताने में असहज महसूस करें, लेकिन असहज महसूस ना करते हुए हमें पूछने वाले व्यक्ति को संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हम जो व्यक्ति जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है उसको संतुष्ट करें, इसलिए कि वो हमारे महत्व को स्वीकार करेगा, हमारी उपयोगिता को स्वीकार करेगा और साथ ही भविष्य में उसके संपर्क में कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति आएगा तो उसको ये जानकारी देगा। मेरे पास कई सारे फोन आते हैं कि भाई साहब आपको याद नहीं होगा, 4 साल पहले हम ट्रेन में मिले थे, आपसे मेरी बात हुई थी, आपने ऐसा ऐसा बताया था, तो मेरे गांव में भी एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, वो भी पढ़ना चाहता है, तो बताइए क्या क्या करना है। तो मैं उनको फिर जानकारी देता हूँ और जो अपने मतलब दायरे से बाहर की चीज होती है तो मैं संबंधित व्यक्ति का नंबर देता हूँ कि आप इनसे बात कर लीजिए, ये आपकी मदद करेंगे। और उनको मदद, कई ऐसे विद्यार्थियों को मदद मिली है और ये हमारे लिए एक जागरूकता का बहुत बड़ा माध्यम है। तो मैं इस उपकरण के विषय में बता रहा था। आप देख पा रहे होंगे इसमें ऊपर जैसा जो साथी पर्किंस ब्रेलर देखे हैं वो इसको समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये ऊपर 6 की हैं जो ब्रेल की .1 .2 .3 .4 .5 .6 और ये बीच वाला ये स्पेस है। तो हम इसको ब्रेल लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, ब्रेल में नोट्स तैयार करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और ये हमारा बीच में जो 5 की है, चारों ये अप एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो और बीच में सिलेक्शन की। और ये हमारा स्पेस के लेफ्ट साइड में बैक स्पेस और राइट साइड में इंटर बटन है। उसके नीचे एक लाइन है, 20 सेलों का ये रो है, इसमें हम अपनी पुस्तकों को हम इसमें पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे ये हमें देखना होगा। आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ ऊपर की ओर ये हमारे पास ये ऑन ऑफ बटन है
और ये कार्ड रीडर, ये मेमोरी कार्ड लगाने का स्पेस है, और ये चार्जिंग का पोर्ट है। तो मैं इस ऑर्बिट रीडर 20 को ऑन करता हूँ। मैंने इसको इस ऑन ऑफ बटन को प्रेस करके और छोड़ दिया है थोड़ी देर। आप देखिएगा मेरा ये ऑर्बिट रीडर ऑन हो गया, और अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो ये कैसी आवाज कर रहा है आप उसको देख पाएंगे। अभी मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। और हमारा ये ऑर्बिट रीडर अभी प्रोसेस हो रहा है। थोड़ा सा प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है, तो हम 30 सेकंड का इंतजार करेंगे या 1 मिनट का इंतजार करेंगे, तो ये हमारा ऑर्बिट रीडर पूर्ण रूप से ऑन हो जाएगा। देखिए हमारा ऑर्बिट रीडर ऑन हो चुका है, और आपको मैं दिखाता हूं कि इसमें कैसे हमारे पास नीचे ब्रेल के डॉट्स उभरे हुए आ रहे हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे ये ब्रेल के डॉट्स उभरे हैं। इसको हम ऐसे पढ़ करके, और दोनों साइड में ये अप एंड डाउन बटन है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अप ये बटन को प्रेस करते हैं तो हम 20 सेल पीछे की ओर मूव कर जाएंगे, और डाउन बटन को प्रेस करते हैं तो 20 सेल आगे की ओर मूव कर जाएंगे। देखिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। ये पढ़ने के बाद हमने पढ़ लिया, तो इसको डाउन बटन प्रेस किया तो ये आगे बढ़ गया। आगे का जो कंटेंट है वो आ जाएगा, फिर पढ़ेंगे, फिर डाउन बटन प्रेस करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, फिर डाउन बटन प्रेस करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। और हमें पीछे की ओर जाना है तो ये अप बटन को प्रेस करेंगे तो पीछे की ओर जाते जाएंगे। और इसी प्रकार से हम डिजिटल पुस्तकों को ब्रेल प्रारूप में पढ़ सकते हैं, और बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। हजारों हजार पेज की पुस्तकों को जो कि डिजिटल प्रारूप में है उसको हम पढ़ सकते हैं। सुगम्य पुस्तकालय से हम डिजिटल पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपना स्वयं का जो वर्ड फाइल बनाते हैं, जो डॉक फाइल होता है, उसको हम तैयार कर सकते हैं। इंटरनेट से तमाम दस्तावेज उठा करके हम डॉक फाइल तैयार कर सकते हैं और यहाँ पढ़ सकते हैं। अब ये तो हुआ इसको ऑर्बिट रीडर के माध्यम से स्टैंड बाय मोड में पढ़ने की बात। अब इस उपकरण की उपयोगिता को और अधिक समझने की बात यह है कि ये ऐसा उपकरण है, ये एक ऐसा वरदान है जो कि हमें मोबाइल फोन और कंप्यूटर के साथ ब्लूटूथ से जुड़ने की भी सुविधा प्रदान करता है। ब्लूटूथ से हम अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर से जोड़ करके मोबाइल पर हमारे व्हाट्सएप पर बहुत सुंदर सुंदर मैसेज आते हैं, हमारे फेसबुक पर बहुत सुंदर सुंदर मैसेज आते हैं, ईमेल पर बहुत सारे मेल आते हैं, उसको हम ब्रेल प्रारूप में पढ़ सकते हैं। बहुत सरलता और सहजता के साथ पढ़ सकते हैं। तो अब आप इस छोटे से उपकरण के महत्व को समझ गए होंगे। ये उपकरण हालांकि ये 1982 से हमारे देश में अलग अलग प्रकार के रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले आते रहे हैं, और बहुत महंगी महंगी डिवाइसेज आती थी, लेकिन आज के समय में ये उपकरण लगभग 30,000 में आज बाजार में उपलब्ध है। और विद्यार्थियों के लिए कई जगह सब्सिडी के साथ ये उपलब्ध कराई जाती है, और आधे कीमत पर, या फिर कई एनजीओ द्वारा कुछ दृष्टिबाधित मेधावी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को निःशुल्क में ये ऑर्बिट रीडर 20 उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है। हाथ में जैसे एक दृष्टिवान व्यक्ति डायरी लेकर घूमता है, उसी प्रकार से हम इस ऑर्बिट रीडर को लेकर के घूम सकते हैं और अपना हर काम कर सकते हैं। अब मेरे पास कोई विचार आएगा टेक्नोलॉजी से संबंधित या किसी भी विषय से संबंधित, तो मुझे नागेश पांडे सर के पास या किसी भी अन्य व्यक्ति के पास ये जाके निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है कि सर मेरे मन में एक विचार आया है, थोड़ा आप इसको लिख दीजिए। मैं अपने ऑर्बिट रीडर 20 के माध्यम से ब्रेल प्रारूप में लिख करके और उसको सुरक्षित रख सकता हूँ, और सुरक्षित रख करके उसको भविष्य में पढ़ सकता हूँ, उसको और विस्तार दे सकता हूँ, और विचार को जोड़ सकता हूँ बिना किसी के साथ अपने भाव को साझा किए। तो हमारी गोपनीयता बरकरार रहेगी नहीं, हमारे मन के विचार बरकरार रहेगी नहीं, और हम अपने शैक्षिक जो हमारे गतिविधियां हैं उसमें हम गोपनीयता के साथ अपने क्षमता व योग्यता का भरपूर उपयोग करते हुए आत्मनिर्भरता के साथ हम अपना काम कर पाए कि नहीं। आज के डेट में जब मैं किसी को कोई नोट्स देना होता है, या अपने जो शोध पर्यवेक्षक महोदय हैं, जो सुपरवाइजर हमारे जो सुपरवाइजर सर हैं, उनसे कुछ संवाद करना होता है, तो फिर हम इसी उपकरण पे कुछ लिखते हैं। लिख करके उनको जाके उनके
पेन ड्राइव के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से उनको ट्रांसफर कर देते हैं, पेन ड्राइव के माध्यम से भेज देते हैं, ब्लूटूथ से जोड़ करके उनको ईमेल के माध्यम से ट्रांसफर कर देते हैं, व्हाट्सएप से भेज देते हैं। इसी उपकरण के सहारे अपने मोबाइल फोन को ब्लूटूथ से जोड़ करके और इसे टाइप करके व्हाट्सएप पर और अपने सर को भेज देते हैं। वो उसको पढ़ करके और अपना फीडबैक देते हैं कि क्या है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है। तो कितनी अच्छी चीज है। अब हमें किसी रीडर पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। एक तो रीडर हमारे से पैसा लेगा और पैसा लेगा, साथ ही वो फिर हमारी निर्भरता उस पर हो जाएगी। कभी कहेगा कि शाम को 4 बजे आऊंगा, कभी कहेगा कि सुबह 7 बजे आऊंगा, कभी कहेगा कि आज समय नहीं आऊंगा। तो फिर हमारे पास जो है अपने आप को कोसने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा और हम अपने समय रहते अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का, अपने विचार जो हमारे मन में वैचारिक भाव है उसका उपयोग सही प्लेटफॉर्म पर नहीं कर पाएंगे तो हमारे पिछड़ने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ऑर्बिट रीडर जैसे उपकरण का जो लोग उपयोग करते हैं, ना तो उन्हें किसी रीडर की आवश्यकता है, ना तो उन्हें किसी राइटर की आवश्यकता है। वो स्वयं आत्मनिर्भरता के साथ इस उपकरण की सहायता से पढ़ने और लिखने का काम कर सकते हैं। आप में से जो लोग चाहें इस उपकरण के बारे में विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं इस ऑर्बिट रीडर को कैसे संचालित किया जाता है उसको आपको मैन्युअली दिखाऊंगा। मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि इसमें हिंदी, इंग्लिश और आशुलिपि यानी शॉर्टहैंड की भाषा को भी लिखने व पढ़ने का विकल्प उपलब्ध है। और भी कई भाषाओं में ये इसमें लिखा पढ़ा जा सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। इस उपकरण के विषय में हर साथी को जानने और समझने की आवश्यकता है। अब मैं थोड़ा सा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ भी इसको जोड़ूंगा। आज के समय में स्क्रीन रीडर और मोबाइल में टॉक बैक की सुविधा उपलब्ध है और स्क्रीन रीडर और टॉक बैक की सुविधा इतनी अच्छी सुविधा उपलब्ध है कि आज एक दृष्टिबाधित व्यक्ति, मुझे याद है वो दिन जब कीपैड वाला फोन, जब ये चर्चा चल रही थी कि अब तो टच स्क्रीन फोन ही मार्केट में चलेगा, कीपैड का फोन बंद हो जाएगा, तो हम लोग आपस में चर्चा किया करते थे दृष्टिबाधित विद्यार्थीगण कि यार अब तो हम लोग फोन ही नहीं चला पाएंगे, अब कैसे काम चलेगा। लेकिन आज के समय में टच स्क्रीन फोन जो एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर हमारे पास अनेकों मोबाइल फोन उपलब्ध है। महंगे फोन, अच्छी सुविधाओं के साथ फोन उपलब्ध है और उस मोबाइल फोन का उपयोग, उस स्मार्टफोन का उपयोग हम बहुत सुगमता के साथ, सहजता के साथ कर रहे हैं। और भारत सरकार जो है निःशुल्क ये उपकरण भी विद्यार्थियों को उपलब्ध करा रही है। अभी हाल ही में सीआरसी लखनऊ ने भी कुछ ऐसा पहल किया है, बहुत सराहनीय पहल है। मैं सीआरसी लखनऊ को इस पहल के लिए बधाई देता हूं और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की ओर से उनके प्रति आभार भी प्रकट करता हूं। हमारे हर दृष्टिबाधित साथी तक, हर दृष्टिबाधित विद्यार्थी तक, हर दृष्टिबाधित जन तक जो एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी है वो पहुंचे और उनको टेक्नोलॉजी ही नहीं, अब मेरे हाथ में ऑर्बिट रीडर पकड़ा दिए कि लो बेटा ये बहुत अच्छा डिवाइस है, ये इसको लो आपके काम आएगा, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इसको कैसे चलाना है, तो फिर हमारे लिए ये एक खिलौना के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपकरण देते हैं, कोई भी उपकरण उपलब्ध कराते हैं तो आवश्यकता, सबसे पहली आवश्यकता इस बात की होती है कि उस उपकरण का ओरिएंटेशन कराएं। ओरिएंटेशन कराने के बाद उसको कैसे उपयोग करते हैं, आपके लिए कितना लाभदायक हो सकता है, इसका प्रॉपर प्रशिक्षण दें। अगर हम प्रशिक्षण देंगे तो आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास उपलब्ध है कंप्यूटर पर, मोबाइल पर। मैं आपको अत्यंत प्रसन्नता के साथ बताना चाहूंगा कि मैं लगभग 200 पेज की थीसिस, अपने रिसर्च की थीसिस लिखा हूं और स्वयं लिखा हूं, अपने आत्मनिर्भरता से अपने लैपटॉप पर टाइप करके लिखा हूं और लिखने में किसी का सहयोग मैंने नहीं लिया है। तमाम हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। स्क्रीन रीडर हमें लिखने की सुविधा देता है और आज के समय में तमाम ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को जांचने का अवसर देता है और जो सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह हैं उसको हमें खोजने का अवसर है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आज ऑनलाइन डिक्शनरी उपलब्ध है। आज आपको जो एक सुविधा एक दृष्टिवान नागरिक के पास है, जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने जीवन को जो जिस प्रकार से एक दृष्टिवान व्यक्ति आत्मनिर्भरता के साथ संचालित कर रहा है, उसी आत्मनिर्भरता के साथ एक दृष्टिबाधित व्यक्ति भी अपना जीवन चला सकता है, आत्मनिर्भरता के साथ चला सकता है और पूरे मान सम्मान के साथ चला सकता है और बिना किसी पर निर्भर रहे
वो अपने आप को प्रूव कर सकता है कि अगर मुझे अवसर मिले तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मैं भी एक अच्छा शिक्षक बन सकता हूँ, मैं भी एक अच्छा मैनेजर बन सकता हूँ, मैं भी एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ, एक अच्छा कलर्क बन सकता हूँ, एक अच्छा व्यवसायी बन सकता हूँ। हर काम को एक दृष्टिबाधित व्यक्ति सहजता और सुगमता के साथ कर सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि उसे सही समय पर सही जानकारी मिले। जो आज टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से हम अपने दृष्टिबाधित साथियों को अवेयर कराएं और उनको सही समय पर सही जानकारी दें। तो आज मोबाइल फोन में टॉकबैक की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर पर स्क्रीन रीडर की सुविधा उपलब्ध है। उसका उपयोग करके हम बहुत आसानी से, बहुत सहजता के साथ हम अपना काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चुनौतियां आती हैं। आपने जो साथी लगातार कंप्यूटर और मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो आप इस बात को भली भांति जानते होंगे कि हमारी ज्यादातर पीडीएफ फाइल इमेज प्रारूप में होती है और इमेज फॉर्मेट में होती है, और हमारा स्क्रीन रीडर टेक्स्ट को पढ़ता है, वो इमेज को नहीं पढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में तो हमारी फिर वही पुरानी कहानी आ गई कि भाई आपके पास अगर कोई पीडीएफ फाइल इमेज फॉर्मेट में है, वो फोटो खींच करके और पीडीएफ बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में दृष्टिबाधित व्यक्ति उसे नहीं पढ़ पाएगा। ये तो फिर हमारी आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई और दूसरे पर निर्भरता हमारी शुरू हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी ने इस पर भी विचार किया है और हम दृष्टिबाधित जनों के लिए कई सारे ऐसे स्कैनर आए हैं। अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं तो फाइन रीडर, कर्जवेल, ओपन बुक, ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप इसको लिख भी सकते हैं। जो हमारे विशेष शिक्षा से जुड़े हुए, जो हमारे बीएड के विद्यार्थी अगर जुड़े हैं तो वो इसको लिखें, आपके काम आएगा। और ये सॉफ्टवेयर उपयोग करते हुए हम सामान्य स्कैनर की सहायता से हम एक डिजिटल प्रारूप में, एक्सेसिबल प्रारूप में पीडीएफ फाइल हम तैयार कर सकते हैं और उसको अपने स्क्रीन रीडर की मदद से बहुत आसानी से, बहुत सहजता से, बहुत सरलता के साथ पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास कहाँ पे हमारी निर्भरता रह गई। आज आत्मनिर्भरता के साथ हम अपने अनेकों काम को कर सकते हैं। और कक्षा कक्ष में आज समावेशी शिक्षा की बात होती है, लेकिन समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सिर्फ सामान्य शिक्षा व्यवस्था में एक दृष्टिबाधित या अन्य विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को दाखिला दे देना ही समावेशी शिक्षा नहीं है। हमें अपने सभी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को, जिसमें हमारे दृष्टिबाधित विद्यार्थी भी शामिल हैं, उनको सभी विद्यार्थियों के समकक्ष स्थापित करने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें जिस टेक्नोलॉजी को अपनाने की आवश्यकता है, अपनाना चाहिए। जो भी हमारे पास आज तकनीक उपलब्ध है, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज आवश्यकता हमारे विशेष शिक्षकों की के लिए इस बात की है कि हम अपने पास पूरी जानकारी रखें। हमारे पास जानकारी होगी तभी समाज जो हमारे से अपेक्षा करता है कि ये विशेष शिक्षक हैं तो इनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। लेकिन हमारे पास जब प्रॉपर जानकारी नहीं होगी तो हम किसी को सहयोग नहीं कर सकते, किसी को हम रास्ता नहीं दिखा सकते और किसी को समाज में समानता का अधिकार दिलाने के लिए हम आवश्यक सलाह नहीं दे सकते। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं आता हूँ मोबाइल टेक्नोलॉजी पर। मोबाइल में बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं। आज के समय में जब हम कहीं यात्रा कर रहे होते हैं तो अपने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, हम अपने गूगल मैप का उपयोग करते हुए, जीपीएस सिस्टम का उपयोग करते हुए हम वांछित जो गंतव्य स्थल है जहां हम जाना चाहते हैं उसको हम ट्रैक करते हैं और हमारा स्मार्टफोन बता देता है कि आपको किस तरह से जाना है, कितने मीटर जाकर के लेफ्ट जाना है, कितने मीटर जाकर के राइट जाना है, और लिखित रूप में बताता है, स्क्रीन पर लिख करके आता है। तो क्या ये सुविधा हमारे दृष्टिबाधित साथियों को नहीं मिल सकती? क्योंकि लिख करके आएगा तो दृष्टिबाधित व्यक्ति पढ़ नहीं पाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। आज हमारे पास जो टॉकबैक की सुविधा है, मोबाइल में जो हम टॉकबैक यूज करते हैं, वो सब कुछ रीड करके बताता है, उसको ध्वन्यात्मक प्रारूप में बताता है। और एक दृष्टिबाधित व्यक्ति भी उस समझ चाहूंगा गूगल मैप का उपयोग करते हुए, जीपीएस सिस्टम का उपयोग करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक बहुत आसानी से, बहुत सहजता के साथ पहुंच सकता है। अब कई बार ये सुनने में आता है कि जब हम नए जगह पे जाते हैं तो जो हमारे पास रिक्शा चालक या ऑटो चालक होते हैं, वो हमारे जानकारी के अभाव का नाजायज फायदा उठा करके 1 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर बना करके हमारे से 50 रुपए की जगह 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए ठग लेते हैं। तो ऐसे
जो हमारे समाज के जो बेईमान लोग हैं, जो ठग लोग हैं, उससे भी हम बहुत आसानी से बच सकते हैं। मुझे याद है एक बार मैं उबर से एक वाहन बुक करके और मैं जा रहा था, कार से जा रहा था, तो मैं अपना जीपीएस सिस्टम ऑन किया था। तो जब जो ड्राइवर था उसने गाड़ी को गलत दिशा में टर्न किया, तो हमने कहा कि भैया हमें तो कहने जाना था, आप कहाँ क्यों जा रहे हैं? अरे नहीं, इधर जाम कब मिलेगा? हमने अच्छा ठीक है, क्योंकि अब ये तो नहीं कह सकता कि हम दूरी बढ़ाने के लिए इधर जा रहे हैं, इधर का ट्रैफिक कम होगा इसलिए हम इधर जा रहे हैं। फिर उसने पूछा मेरे से कि आपको कैसे पता चल गया कि दाहिने? हमने कहा भैया हमें सब पता चल जाता है। फिर हमने उसको बताया कि ये टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के सारे हम पता लगता, तो वो समझ गया कि अच्छा हम तो इसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो भाई सब कुछ जान जाएगा। तो फिर उसने सही रास्ता आगे से जाकर के फिर यू टर्न करके और सही रास्ता पकड़ करके और ले गया, तो हमारा खर्च बच गया। अन्यथा वो ऐसे ऐसे आमतौर पर होता है, दृष्टिबाधित के साथ ही नहीं, दृष्टिवान के साथ भी होता है। आज के समय में बहुत आसानी से लोग एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए, एक दूसरे को बेवकूफ समझने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे जो होशियार किस्म के लोग हैं उनसे बचने के लिए भी ये टेक्नोलॉजी बहुत लाभकारी होता है, दृष्टिवान जनों के लिए भी लाभकारी होता है। तो दृष्टिबाधित की बात ही क्या, दृष्टिबाधित भी आज अपने इस टेक्नोलॉजी को उपयोग करके अपने आप को समाज में स्थापित कर पाते हैं। अब मैं कुछ टेक्नोलॉजी का डेमो भी आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा और मुझे विश्वास है कि आपको ये टेक्नोलॉजी देख करके बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे तो विषय बहुत व्यापक है और बहुत कुछ। ये मेरे पास आईफोन है और मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आज के समय में हर दृष्टिबाधित या दृष्टिवान व्यक्ति कोई भी हो, उसको अपने विविध गतिविधियों को संचालित करने के लिए पैसों का लेन देन करना पड़ता है। तो पैसे का लेन देन एक दृष्टिबाधित कैसे एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को पता चलेगा? कैसे वो जान पाएगा कि ये 20 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, कि 50 रुपए का नोट है, कि 100 रुपए का नोट है? तो भाई उसको ठगा जा सकता है। मैं एक नोट में अपने जेब से निकालता हूँ और इसको मैं देखने की कोशिश करता हूँ अपने स्मार्टफोन की सहायता से कि ये नोट कितने का है। ये देखिए मेरे पास एक नोट है, मैं इसको अपने कैमरे के सामने रखता हूँ। ये बता रहा है कि ये 100 रुपया है। आप सुन पा रहे होंगे, 100 रुपए। अब आप देखिए, ये मैं नोट आपको दिखा रहा हूं, आप देख करके बताइए कि कितने का नोट हो सकता है। तो ये अब अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मैं इसको 200 का नोट भी समझ सकता था, मैं इसको 500 का नोट भी समझ सकता था, मैं इसको 10 रुपया 20 रुपया का नोट भी समझ सकता। समस्या इस बात की है कि वर्तमान जो हमारे कागजी मुद्रा का जो नया अभी फॉर्मेट प्रारूप जो हमारे सामने उपलब्ध है, उसमें नई मुद्रा और पुरानी मुद्रा दोनों ही उपलब्ध है। 100 रुपया का नोट 2 आकार का हमारे पास उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में एक दृष्टिबाधित व्यक्ति कंफ्यूज होता है, वो 200 रुपए के नोट और 20 रुपए के नोट में इतनी आसानी से अंतर नहीं कर पाता, क्योंकि उसके आकार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अपने मेहनत की कमाई, अपने गाढ़ी मेहनत की कमाई, बहुत संघर्ष करके कमाई हुई पूंजी को एक दृष्टिबाधित व्यक्ति दूसरे को ठगने के लिए वो प्रस्तुत कर सकता है। और एक दृष्टिवान व्यक्ति जिससे हम लेन देन कर रहे हैं, वो शायद ये सोच सकता है कि अरे इसको तो दिखाई देता नहीं। हमने कहा भैया ये कहीं गए, बोले कि 20 रुपए का हमने जो है छोला कुलचा हमने खाया और हमने सोचा कि भैया पैसा देना है। हमने भैया देखिए कितने का नोट है? हाँ लो बाबूजी 50 रुपए का नोट है। हमने अच्छा 50 रुपए का नोट है, ठीक है ले लीजिए। और वो 30 रुपए दे दिया। लो बाबूजी, या 30 रुपए का जगह 10-10 का दोनों नोट भी दे दिया। बोला ये लो, एक 10 का है, एक 20 का है, 30 रुपए ले रख लो। तो भाई आप एक दृष्टिबाधित व्यक्ति तो उसको आराम से स्नेहपूर्वक जेब में रखेगा और चल देगा। लेकिन हुआ क्या कि उसने 100 रुपए का नोट दिया, 20 रुपए का छोला कुलचा खाया और 20 रुपया लेकर के आ गया, यानी कि 40 रुपया उसने उपयोग किया, 60 रुपया उसका डूब गया। ऐसा होता है, आमतौर पर होता है बहुत जगह, क्योंकि समाज में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, और बुरे लोग को हम अपने जागरूकता के बदौलत, अपने जानकारी के बदौलत, अपने जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके बदौलत हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और समाज को ये संदेश भी दे सकते हैं कि भाई हम देखो, हम तुम्हारे ऊपर आश्रित नहीं है। वो ठीक है कि किन्हीं कारणवश हमारे देखने की क्षमता प्रभावित हुई है, हम देखने में थोड़ा किसी कारणवश
हम सक्षम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कार्य करने में सक्षम नहीं है। हम हर काम को कर सकते हैं। ये मैं अपने हर दृष्टिवादी साथी से निवेदन करता हूँ कि आपको अपने आप को साबित करना होगा। आपको ये दिखाना होगा कि मैं भी एक क्लर्क बन सकता हूँ, मैं भी एक प्रोफेसर बन सकता हूँ, मैं भी एक अच्छा शिक्षक बन सकता हूँ, मैं भी एक अच्छा व्यवसायी बन सकता हूँ। ये बोलने से नहीं होगा, आपको करके दिखाना होगा, अपने आप को साबित करना होगा, तभी आप इस बात को साबित कर सकते हैं और आपको समाज स्वीकार कर सकता है। सिर्फ हम बोलते रहे नहीं जी मैं तो बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा टाइपिंग कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, बोल देने से कौन स्वीकार कर लेगा? प्रथम दृष्टिया कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा कि ये एक दृष्टिबाधित व्यक्ति, ये मंतोष कुमार जो सामने बैठा है, ये एक दृष्टिबाधित व्यक्ति है और ये कंप्यूटर चला सकता है, कोई नहीं स्वीकार करेगा। हमें उन्हें काम करके दिखाना पड़ेगा, हमें उनके सामने अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना पड़ेगा और हमारे जो विशेष शिक्षक हैं उनका ये दायित्व है कि आप हर दृष्टिबाधित व्यक्ति को या हर जो जिस भी विशेषज्ञता से मतलब विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ टीचर विशेषज्ञता जिस डिसेबिलिटी से संबंध रखते हैं आप, तो आपको उन बच्चों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। और यहाँ हम दृष्टिबाधित बच्चों की बात कर रहे हैं, तो हर दृष्टिबाधित बच्चे के अंदर ये भाव, ये आत्मविश्वास पैदा करने की जिम्मेदारी विशेष शिक्षक की है कि आपको उनको बताना पड़ेगा कि आपके पास ऐसे उपकरण हैं जिसको आप ब्रेल को अपनाते हुए, आज के समय में ब्रेल का महत्व धीरे धीरे समाज ऐसा मानता है कि घट रहा है, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि ब्रेल का महत्व घट रहा है। चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी विकसित हो जाए, ब्रेल ने जो अपना स्थान बनाया है वो स्थान बना रहेगा और इसको टेक्नोलॉजी ने भी स्वीकार किया है। तभी तो ऑर्बिट रीडर जैसे उपकरण का निर्माण हुआ, ऑर्बिट रीडर जैसे उपकरण अस्तित्व में आए और आज हम टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए डिजिटल पुस्तकों को, कंप्यूटरीकृत पुस्तकों को हम ब्रेल प्रारूप में पढ़ सकते हैं और ब्रेल प्रारूप में लिखी हुई पुस्तकों को हम डिजिटल प्रारूप में बदल सकते हैं और अपने दृष्टिवान साथी को भी पढ़ने के लिए दे सकते हैं। जो ब्रेल नहीं जानते हैं उनको दे सकते हैं कि देखो भाई हमने ये लिखा है, आप भी पढ़ो। तो ये हम आत्मनिर्भरता के साथ काम कर सकते हैं। इसके कई सारे और भी उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं और समय कम होने के कारण मैं संक्षेप में बता रहा हूँ और मुझे आगे भी अवसर मिलेगा तो मैं एक एक करके आप सभी के साथ इन विषय पे विचार विमर्श भी करूंगा और सभी के साथ ये सिर्फ एक पक्षीय संवाद का विषय नहीं है, इस पर हमें द्विपक्षीय संवाद की आवश्यकता है। और जब हम आपस में विभिन्न माध्यमों को अपनाते हुए खुल करके चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकल आप जैसे आपको हमने बताया कि आप मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप हैं, कैश रीडर, मनी आइडेंटिफायर वगैरह वगैरह, कई सारे मोबाइल ऐप हैं, उसका उपयोग करके आप मुद्रा को पहचान सकते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है, मैं एक दृष्टिबाधित रिसर्चर हूँ और मेरे पास विभाग से एक नोटिस आती है जो कि गोपनीय है। विभाग का जो मैसेंजर है वो ला करके देता है कि मंतोष जी ये देखिए, ये एक पेज का ये एक दस्तावेज लाता है कि ये आपके नाम की सूचना है, ये आप ले लीजिए, रिसीव कर लीजिए। तो मैं ऐसे तो कोई रिसीव नहीं करेगा, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, हर व्यक्ति जानना चाहेगा साइन करने से पहले कि भाई इसमें क्या लिखा है। तो या तो फिर मैं उसी मैसेंजर को बोलूंगा कि भैया आप पढ़ दो, या फिर उसको लेकर के भागा भागा किसी के पास जाऊंगा कि कोई दृष्टिवान व्यक्ति मिले या हमें पढ़ के सुनाए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर मैं साइन करूंगा। तो ये संभव है कि जो जानकारी, जो सूचना मुझे दी गई है लिखित प्रारूप में, वो मैं उसी व्यक्ति से पढ़वा रहा हूँ जिस व्यक्ति को उसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो फिर हमारी गोपनीयता तो भंग हो गई, एक दृष्टिबाधित व्यक्ति की गोपनीयता तो भंग हो गई। तो ऐसी क्षमा चाहूंगा, तो ऐसी स्थिति में एक दृष्टिबाधित व्यक्ति अपनी गोपनीयता को कैसे बरकरार रखेगा? उस गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए हमारे पास कई ऐसे विकल्प हैं, कई ऐसे अवसर हैं, उसको हम अपना सकते हैं। हमारे मोबाइल फोन में कई एप्लीकेशन हैं जिसको उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कीबो एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, इनविजन AI हमारे विशेष शिक्षक लिख सकते हैं, कीबो, इनविजन AI, इंस्टा रीडर और iCan, ऐसे कई एप्लीकेशन है, सैकड़ों एप्लीकेशन है। जो लोकप्रिय है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये कई एप्लीकेशन है जिसको उपयोग करते हुए एक दृष्टिबाधित व्यक्ति अगर आप यूज करते हैं तो उसको उसके लॉगिन करके, जैसे किसी भी एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो पहले हमें उसमें अपने आप को, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर रजिस्टर करना पड़ता है और हम अपने आप स्वयं को रजिस्टर करेंगे तो हमारे फोन पर वो लॉगिन हो जाएगा और उसको यूज करके हम बहुत आसानी से, बहुत सहजता से लिखित दस्तावेज को, कागजी दस्तावेज को अपने फोन पे, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक कागजी दस्तावेज रखा हुआ है, उसको मैं अपने मोबाइल फोन से अपना स्कैनर ऑन करके
और उसको करूंगा, वो खुद अपने आप ऑटोमेटिकली उसका फोटो खींच लेगा और उसको ध्वनियांकित प्रारूप में पढ़ करके बता देगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अब मैं चाहूँ तो मैसेंजर के सामने पढ़ सकता हूँ। अब कहेंगे कि भाई ध्वनियांकित प्रारूप में बताएगा तो आपको जो बगल में है वो भी सुन लेगा, बिल्कुल सही बात है। तो हम ईयरफोन का यूज कर सकते हैं, या फिर हम अपने फोन पर फोटो खींच लेकर के और इसे टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करने का भी विकल्प है। हम टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करके और अपने इस बहुत सच्चे और निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले दोस्त का सहारा लेकर के हम इससे बहुत आसानी से ब्रेल प्रारूप में पढ़ सकते हैं और किसी को पता नहीं चल पाएगा कि क्या है जो मैसेंजर जो मुझे वो नोटिस दिया है। और कई गोपनीय लिफाफे के अंदर बंद रहता है, तो हम किसी के मदद लिए बगैर अपनी गोपनीयता को बरकरार रखते हुए अपना दस्तावेज पढ़ सकते हैं। ये जानकारी हर दृष्टिवादी तक होनी चाहिए और जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे विशेष शिक्षकों की। मुझे लगता है कि समय भी हो चुका होगा, विषय बहुत ही व्यापक है और इस पर मुझे लगता है कि सुबह से शाम तक भी चर्चा की जाए तो चर्चा समाप्त नहीं होगी। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि जो भी एप्लीकेशन, जो भी डिवाइसेज उपकरण मैं बताया हूं, इसको आप इसका अध्ययन कीजिए, इसके विषय में पढ़िए। गूगल पर आपको बहुत सारे इसके विषय में जानकारी मिल जाएगी, इसका बहुत सारी आपका इमेज मिल जाएगा, उसको पढ़िए और पढ़ करके उसको समझ करके और दृष्टिवादी साथियों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और जहां भी कहीं असहजता अनुभव होती है तो आप निश्चित तौर पर कभी भी मेरे से या किसी भी अन्य विशेषज्ञ, चाहे वो विकास मिश्रा सर हो, नागेश पांडे सर हो, और इनसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे से भी कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि जब कोई साथी और विशेष रूप से दृष्टिवान साथी जब पूछते हैं कि आपने फलानी जगह लेक्चर लिया था और आपने ये बताया था, तो मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो उनको फोन पर फिर बता करके और उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश की जाती है और सीखते हैं और फिर अन्य दृष्टिबाधित बच्चों को बताते हैं। तो ये बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है और यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा दायित्व है। स्पेशल एजुकेशन की डिग्री सिर्फ रोजगार प्राप्त करने के लिए नहीं, हमें समाज में अपने आप को स्थापित करने, अपने महत्व को दर्शाने के लिए भी होता है, बहुत जरूरी होता है। तो मैं निवेदन के साथ यही कहूंगा कि आप सभी सजग और जागरूक विशेष शिक्षक बने, सजग और जागरूक एक नागरिक बने और अपने जो भी दृष्टिबाधित साथी आपके संपर्क में आते हैं उन तक सही जानकारी पहुंचाते हुए उन्हें पंगु ना बनाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने में आप सहयोग करें। और किसी की कोई क्वेरी है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। और मुझे लगता है कि मेरा समय पूरा हो चुका होगा और भविष्य में कभी और मौका मिलेगा तो एक मोबाइल एप्लीकेशन को उपयोग करते हुए कैसे उपयोग किया जाता है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। उसके लिए थोड़ा अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी, घंटे 2 घंटे समय उसके लिए लगेंगे। तो कभी अवसर मिलता है और CRC लखनऊ कभी अवसर देता है तो निश्चित तौर पर हम आपसे चर्चा करेंगे। और व्यक्तिगत रूप से भी कोई साथी ये जानना चाहता है तो मैं कभी भी उपलब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी की कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, कोई कुछ जानना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। सर थैंक यू मंतोष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो विषय था उससे संबंधित बहुत सारी बातें हमको बताई और टेक्नोलॉजी से जुड़ी बहुत सारी चीजें, इवन प्रैक्टिकली आपने उन चीजों को रखा और निश्चित रूप से हम सभी लोग कुछ ना कुछ सीख पाए होंगे। मैंने सभी के लिए माइक्रोफोन ऑन कर दिया है। अगर किसी भी प्रतिभागी का कोई प्रश्न है तो वो मंतोष सर के समक्ष रख सकता है। हमारे किसी भी प्रतिभागी का अगर कोई प्रश्न है तो अपना माइक ऑन करके वो मंतोष सर के समक्ष रख सकता है। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, विश्वविजय DED SEBI CRC लखनऊ से। हाँ विजय सर मेरा प्रश्न ये था सर, हमारे जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, क्या उनके लिए सर गणितीय गतिविधियां करने के लिए कोई तकनीकी उपकरण उपलब्ध है? देखिए, गणितीय गतिविधियों के लिए सबसे सरल उपकरण जो हमारे पास है टॉकिंग कैलकुलेटर। टॉकिंग कैलकुलेटर हमारे पास उपलब्ध है। जो आप सामान्य कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं उसमें ध्वनियांकित जो है आवाज की व्यवस्था होती है और उसको उपयोग करके दृष्टिबाधित व्यक्ति जो सुन करके और कोई भी गणितीय संक्रियाएं जो कैलकुलेटर पे संभव है उसको कर सकता है। उसके अतिरिक्त जब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को हम स्क्रीन रीडर के साथ चलाते हैं
हमारे पास एनवीडिया और जॉस जैसे स्क्रीन रीडर हैं, उसका उपयोग करके एक्सेल का सहयोग लेकर के एक दृष्टिबाधित व्यक्ति बहुत आसानी से, बहुत सरलता के साथ गणितीय गतिविधियों को संचालित कर सकता है। एक्सेल में जो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति जिन गणितीय संक्रियाओं को कर सकता है, उन गणितीय संक्रियाओं को एक दृष्टिबाधित व्यक्ति भी बहुत आसानी से कर सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि उसे उसका प्रशिक्षण दिया जाए, उसे इसकी जानकारी दी जाए। जी सर, धन्यवाद सर। सर मेरा नाम प्रीति वर्मा है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि सर आपने करेंसी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया, उसमें हम नोट के बारे में तो सर जानकारी ले सकते हैं, परंतु जो हमारे कॉइन्स होते हैं उनको कैसे पहचानेंगे? हाँ, और बिल्कुल। आजकल के जो कॉइन्स होते हैं तो वो 5 के कॉइन्स ऐसे आ रहे हैं कि 1 रुपए के जैसे होता है, तो सर जी। उसे कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि अभी भारत सरकार ने एक्सेसिबल कॉइन्स लॉन्च किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक्सेसिबल कॉइन्स लॉन्च किया है और वो जी सर। टैक्टाइल सेफ होगा, मतलब हम उसको छू करके जान सकते हैं। जैसे जी सर, आपको जी। याद होगा पहले जो सिक्के आते थे, 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 20 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के, 5 पैसे के सिक्के, सब हम लोगों ने देखा है। तो इन सिक्कों को जो है पहचान पाना बहुत आसान होता था। वर्तमान समय में जो सिक्के आ रहे हैं, 5 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के, तो इनको टच करके पहचान पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अब एक्सेसिबल कॉइन्स जो है तैयार हो चुका है और आरबीआई इसका बहुत जल्द अब इसको मार्केट में लाने जा रही है। एक्सेसिबल कॉइन्स आ जाएगा तो उसको हम बहुत आसानी से सुगमता पूर्वक एक दृष्टिबाधित व्यक्ति उपयोग कर सकता है। जी सर, थैंक यू सर। जी। थैंक यू सर। हमारा कोई अन्य प्रतिभागी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज मंतोष सर के समक्ष रखे, जिससे उसे उसका उत्तर मिल सके। कोई अन्य प्रतिभागी? सर ये जो उपकरण है इनको कहाँ से मतलब लिया जा सकता है, कहाँ से एक्सेसिबल है ये सारे उपकरण? हाँ, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपका भी है। हमारे पास कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, जिसका उपयोग करके हम इन उपकरणों को खरीद सकते हैं और विभिन्न कंपनियों से संपर्क करके हम इनको खरीद सकते हैं। सबसे सरल एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है, अभी सक्षम द्वारा लॉन्च किया गया है, sectec.in। sectec.in इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। वहां पर जा करके और बहुत सभी उपकरण तो नहीं लेकिन 90% उपकरण जो हमारे देश में उपलब्ध है वो sectec.in पर उपलब्ध है। उनके विषय में आप जान सकते हैं, उनकी कीमत जान सकते हैं और आप उनके क्या उपयोग है, कैसे उपयोग होता है, इसके विषय में आप संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग करके आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे कंपनी है जैसे करिश्मा इंटरप्राइजेज, फ्रीडम साइंटिफिक, ऑर्बिट रिसर्च, ये कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम, लेकिन सबसे सरल विकल्प हमारे पास sectec.in का है और उसका उपयोग करके हम उपकरण परचेज कर सकते हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं। सर जैसे नोटों को पहचाना गया, क्या वैसे चेक को भी पहचाना जा सकता है और भरा जा सकता है दृष्टिबाधितों द्वारा? देखिए, चेक को पहचानने का हमने बताया कि हमारे पास कई ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे पास जो कागजी दस्तावेज हैं उसको पढ़ने की सुविधा देता है। तो उसको हम स्कैन करके पढ़ सकते हैं, भर तो नहीं सकते लेकिन पढ़ सकते हैं और पढ़ करके हम उसपे कितने का चेक है, कहाँ से आया है, किसने भेजा है, किस बैंक से आया है, वगैरह वगैरह जो भी जानकारी है हम प्राप्त कर सकते हैं और उसको बहुत सरलता से बैंक में जाकर के आप अपने बैंक मैनेजर की मदद से, आपको किसी पब्लिक से हेल्प नहीं लेना है, आप सीधे बैंक मैनेजर के पास जाइए और बोलिए ये मेरे पास चेक है, ये हमें 4 लाख का चेक मिला है, इसको मैं अपने अकाउंट में डलवाना चाहता हूँ। तो मैनेजर व्यवस्था करेगा और वो चाहे खुद भरे या किसी अपने स्टाफ से भरवाए और आपका जो डिपॉजिट फॉर्म है जो चेक के साथ लगता है उसको भर करके और आपका उसको प्राप्त करने की, धनराशि प्राप्त करने की सुविधा देगा। और जहाँ तक चेक यूज करके किसी को चेक देने का प्रश्न है, पैसे की जगह जो हम चेक देते हैं कि चलो भाई किसी को 50,000 देना तो 50,000 का चेक दे दिए, तो उसके लिए भी आपके पास विकल्प है, आप उसको बहुत आसानी से भर सकते हैं, चेकबुक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आज के समय में बैंक वाले चेकबुक देने के लिए राजी ही नहीं है, एटीएम देने के लिए राजी ही नहीं है, लेकिन उनसे बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है, उनसे बहुत हमें वाद विवाद करना पड़ता है
और आरबीआई का सर्कुलर दिखाना पड़ता है, तब जाकर के एटीएम और चेकबुक प्राप्त होता है। तो आपको किसी के नाम अगर चेकबुक भरना है तो आप बैंक में जाकर के मैनेजर को बोलिए कि भाई ये 50,000 रुपया मैं किसी व्यक्ति को चेक के माध्यम से भुगतान करना चाहता हूँ, उनका ये अकाउंट नंबर है, ये तो वो भर देगा और भर करके आपको देगा। लेकिन सभी मैं दृष्टिबाधित साथियों से निवेदन करता हूँ कि किसी को चेक देने से पहले आप उसको फोटो जरूर खींच लें, अपने मोबाइल में फोटो खींच करके रख लें, या अपने पोर्टेबल स्कैनर से जो हमारे पास कीबो, इनविजन वीआई, इंस्टारीडर जैसे एप्लीकेशन है, उससे हम उसको पढ़ करके जांच जरूर लें। क्योंकि मैनेजर ठीक है, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, लेकिन वो भी एक इंसान है, हो सकता है उसका भी मन विचलित हो जाए। तो हालांकि चेक में तो ऐसी संभावनाएं कम होती है, लेकिन नगद लेन देन में संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हम उसका भरपूर उपयोग करें, किसी पे आवश्यकता से ज्यादा विश्वास ना करें, चाहे वो हमारा कितना भी करीबी व्यक्ति क्यों ना हो। हम आत्मनिर्भरता के साथ अपने तकनीकी का उपयोग करते हुए अपना काम करने की कोशिश करें। ये हमें हर दृष्टिबाधित व्यक्ति को ये संदेश देना है और उनके इसके लिए तैयार करना है। जी, मेरी बात समझ पाए होंगे आप? जी सर, थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू मंतोष सर। मुझे लगता है कि समय को देखते हुए हम इस प्रोग्राम को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा विषय है, और हम अगर प्रैक्टिकली हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी लेके आते हैं तो उसके लिए बहुत समय चाहिए। 1 घंटे में हमने जो भी हो सकता था आपके माध्यम से बताने का प्रयास किया, और निश्चित रूप से हमारे जो भी प्रतिभागी हमारे इस वेबिनार से, इस लेक्चर सीरीज से जुड़े हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। चाहे वो ऑर्बिट रीडर है, चाहे वो टॉक बैक है, या कोई अन्य डिवाइस है, उसको कैसे यूज किया जाता है, किस तरीके से उसका लाभ हमारे विजुअली इम्पेयर्ड भाई बहन उठा सकते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स उठा सकते हैं, और अपने आप को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंतोष सर जल्द ही हमें किसी अन्य विषय के साथ हमें जरूर हमारे साथ उपस्थित होंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने विषय की प्रासंगिकता को सिद्ध किया, और हमारे जितने भी साथी थे उनको सीखने के साथ साथ उस सीखे हुए को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, कैसे इम्प्लीमेंट करें, एक अवसर प्रदान किया। मंतोष सर, फिर से सीआरसी लखनऊ की समस्त टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि हमारे पार्टिसिपेंट हमें ये अवसर देते हैं कि हम अपने किसी भी वेबिनार को आपकी संख्या के हिसाब से, आपकी संख्या को देखते हुए सफल बना पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करूंगा सीआरसी लखनऊ के आदरणीय निदेशक श्री रमेश पांडे सर का, जो कि हमें यह अवसर प्रदान करते हैं कि इस तरीके की लेक्चर सीरीज आपके समक्ष रख पाए। साथ साथ धन्यवाद पीडीओ एंड आईपीपीटी की डायरेक्टर महोदय आदरणीय मीना कुमारी शर्मा मैडम का, जिनका सानिध्य और जिनका सहयोग हमें लगातार मिलता रहता है। धन्यवाद हमारे जितने भी कोऑर्डिनेटर थे आज की इस लेक्चर सीरीज के, उन सभी का धन्यवाद, और विशेष रूप से मंतोष सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सीआरसी लखनऊ की समस्त टीम की तरफ से। अब इस वेबिनार को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और फीडबैक लिंक आपको भेजा जा चुका है। फीडबैक लिंक को अच्छी तरीके से भरें, अपनी ईमेल आईडी पे अच्छी तरीके से डालें, जिससे कि आपको आपका सर्टिफिकेट मिल पाए। इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।